नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत इस्तकबाल। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात करेंगे दो ऐसे देशों की जो कहीं पहले बहुत जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर आखिर कट्टर दुश्मन कैसे बन गए। इतने कट्टर दुश्मन कि एक दूसरे के साथ सीधी जंग में उतर गए। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया कि ईरान इस खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि मिडिल ईस्ट के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए। उसे हर हाल में न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना पड़ेगा। और फिर आया जून 13 का दिन। जून 13 को इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इस घटना के बाद ही इजरायल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हो गई। ईरान इजरायल पर लगातार भारी पड़ रहा था। ईरान ने उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। इजरायल ने दुनिया के सामने अपने आयरन डोम का जो खव्वा खड़ा किया था, ईरान ने उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान ने अपने हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर, इजरायल का स्टॉक एक्सचेंज, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों और वहां की बहुत सी इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजरायल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों और उसका दफा करने में इजरायल के नाकाम होने के बाद इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की दोस्ती की ही, जो किसी वक्त में इतनी गहरी हुआ करती थी और आज के समय में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी कर उसे तबाह करने का दावा किया। दुनिया को लगा कि अब ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए कतर में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। इस हमले के साथ ही ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। दो कट्टर दुश्मन फिर से जबरदस्त टकराव की हालत में थे और इन सब की वजह थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। हालांकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो अमेरिका आज ईरान को आतंक का सरगना बताता है, कभी उसी अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया था। ये तब था जब ईरान और अमेरिका दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे। बात है सन 1960 की, जब अमेरिका ने ईरान को परमाणु रिएक्टर गिफ्ट किया था, जिसका नाम रखा था तेहरान रिसर्च रिएक्टर। जिस ईरान को अमेरिका आज वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बताता है, कभी उसी को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। आज अमेरिका जिस ईरानी तेल को ग्लोबल सिक्योरिटी का दुश्मन बताता है, वही तेल एक ज़माने में अमेरिका की ताकत की असल वजह हुआ करता था। 1970 के दौर में अमेरिका ने ईरान को आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी कहा था, जबकि उस दौर में आसपास के पूरे इलाके में हालात बेकाबू थे। वो दौर ऐसा था कि ईरान अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला मुल्क बन चुका था। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति तक ईरान के शाही हुक्मरानों को बिना किसी शर्त के सपोर्ट किया करते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो दो मुल्क कभी दोस्त हुआ करते थे, हम निवाला हम प्याला हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज पड़ा 1953 में, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सौंप दी। ये पहला मौका था जब अमेरिका ने अमन के दौर में किसी दूसरे मुल्क में तख्ता पलट किया था। इस वाक़े के बाद से इस तरह से दूसरे मुल्कों में तख्ता पलट करवाना अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया। दरअसल लव हेट की इस थ्रिलर कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक से, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और दुनिया की जो बड़ी ताकतें थीं, महाशक्तियां थीं, उन्हें 2 बड़ी हकीकतों का एहसास हुआ। पहली, ऑयल इक्वल्स टू पावर, जिसके पास तेल है उसी के पास ताकत है। ऑयल इज अ की ड्राइवर ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर। दूसरी, न्यूक्लियर वेपन्स इक्वल टू प्रोटेक्शन, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है वही अमन के असूल तय करेगा। साथ ही न्यूक्लियर वेपन को स्ट्रैटेजिक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन्हीं 2 सच्चाइयों को मानते हुए रूस, चीन, फ्रांस, यूके और अमेरिका सबने एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट किए और खुद को परमाणु ताकत घोषित कर दिया। अब इस रेस में एक तरफ था रूस, जिसके पास अपना तेल भी था और एटॉमिक हथियार भी, और दूसरी तरफ थे अमेरिका और ब्रिटेन, जो पूरी दुनिया में तेल ढूंढने में लगे थे। यहीं पर इस थ्रिलर में एंट्री होती है ईरान की। अमेरिका को ईरान में अपने 2 फायदे नजर आए। ईरान अमेरिका को ऐसी 2 चीजें दे सकता था जिसकी अमेरिका को सख्त जरूरत थी।
पहला था तेल, जिससे यूएस की फैक्ट्रियां और आर्मी चल सके। दूसरा, ज्योग्राफिकली ईरान बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी ईरान वो मुल्क था जो रूस यूएसएसआर के बिल्कुल पास था। अमेरिका को डर था कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ईरान के तेल को रूस हथिया लेगा। लिहाजा अमेरिका ने ईरान को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लिया और इस दोस्ती का रंग ईरान पर चढ़ने लगा। ईरान अमेरिका के रंग में रंग चुका था। ईरानी शहरों में हॉलीवुड फिल्में चलती थी, लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते थे और पूरा माहौल किसी अमेरिकन सिटी जैसा लगता था। ईरानी शाह को अमेरिका में रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन ये दोस्ती फायदे की बुनियाद पर कायम हुई थी। इस दोस्ती की डील भी साफ थी। ईरान अमेरिका को सस्ता तेल देगा और बदले में अमेरिका ईरान को कैश, हथियार और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। हाँ, वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसे लेकर अभी 2025 में 13 दिन की यह खतरनाक जंग हुई। यानी आज जो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इतने खिलाफ है, वही कभी एक जमाने में उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे चुका है। तो अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे तो आज जानी दुश्मन क्यों? और जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका ने खुद ईरान को दी तो अब वही अमेरिका क्यों खिलाफ है? वो ईरान से इतना क्यों घबरा रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें ईरान के उस दौर में चलना होगा जब ईरान का समाज डिवाइडेड था। एक था अमीर ईरान और दूसरा बेहद गरीब ईरान। ये कहानी बहुत कड़वी और तल्ख भी है। ये कहानी शुरू होती है एक पार्टी से। मैं आपको उस पार्टी के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ईरान के उस दौर के हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। 1950 के दशक में जब ईरान और अमेरिका करीबी दोस्त थे, तब ईरान दुनिया के सबसे तेजी से तरक्की कर रहे मुल्कों में शामिल था। 1950 से 1960 की दहाई में ऐसा लग रहा था कि ईरान जल्द ही एक मॉडर्न सुपर पावर बन जाएगा। ईरान की जीडीपी तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। ये लगभग 8-9% की दर से बढ़ रही थी। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर शोर से काम हो रहा था। हाईवे बन रहे थे, गगनचुंबी इमारतें तेहरान की तरक्की की गवाही दे रही थी। तेहरान मिनी अमेरिका बनता जा रहा था। सड़कों पर अमेरिकी कारें फर्राटे भर रही थी। फैशन शोज, शॉपिंग मॉल्स आम हो चुके थे। ईरान में आया अमेरिकी चमक धमक फर्जी था, वो हकीकत से कोसों दूर था। ये तरक्की दरअसल एक शो ऑफ था, एक वेस्टर्न इल्यूजन। क्योंकि एक तरफ जहां ईरान का एलीट ग्रुप यानी अमीर तबका पार्टीज और मॉल्स में मशरूफ था, वहीं दूसरी तरफ वो तबका जो ईरान के गांव में था, जो मुल्क की आधी आबादी था, उसके पास बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात भी नहीं थे। महंगाई आसमान छू रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर था और वो गरीब तबका 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। आम लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जिस ईरान में तेल का जखीरा था, उस तेल से होने वाली कमाई वेस्टर्न कंपनीज की जेबें भर रही थी। फिर साल 1971 के अक्टूबर में आया एक ऐसा मोड़ जिसने ईरान की तारीख में अहम किरदार अदा किया। हुआ कुछ यूं कि शाह ऑफ ईरान ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसे कहा गया द पार्टी ऑफ द सेंचुरी। यह इतिहास की सबसे महंगी पार्टी मानी जाती है। एक ऐसी पार्टी जिसे दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 62 मुल्कों के हेड्स, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राजा सब इस पार्टी में बुलाए गए। लेकिन इस पार्टी से ईरान की जनता गायब थी। 1971 में इस पार्टी पर खर्च हुआ $100 मिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए, वो भी आज से 54 साल पहले। मेहमानों का खाना मंगाया गया पेरिस से, यानी फ्रांस से 18,000 किलो खाना इंपोर्ट किया गया, जिसमें से 1,000 किलो खाना बर्बाद हुआ। वहीं दूसरी तरफ ईरान के गांव में रहने वाले किसान, मजदूर और वहां की निम्न मध्य वर्गीय आवाम भूखे मर रही थी। जहां एक तरफ दवाइयों की किल्लत थी, कुपोषण से देश के बच्चे जूझ रहे थे, वहीं मेहमानों को सोने की कलनरी के साथ खाना परोसा गया, यानी कि सोने की प्लेट और कटोरी और चम्मच में। और सिल्क के बने टेंट्स में मेहमान जश्न मना रहे थे। आम ईरानी राशन के लिए कतारों में लगे थे और मेहमानों को महंगी शराब परोसी जा रही थी। ये महज एक पार्टी नहीं थी, बल्कि ईरान की आम जनता की गरीबी के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा था। इस तमाचे ने ईरान की आवाम को हिलाकर रख दिया। इसी तमाचे ने ईरान में एक नई तहरीक और क्रांति को जन्म दिया। 1971 की वो पार्टी ईरानियों के दिलों में धीरे धीरे चिंगारी की तरह सुलग रही थी। मौका मिलते ही लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब फ्रांस, तुर्की और इराक में प्रवासी की जिंदगी गुजार रहे ईरान के एक नए लीडर अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी ने 8 साल बाद ईरान के तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार को शैतानों की पार्टी बताते हुए रजा शाह पहलवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
इसके साथ ही जो चिंगारी ईरान के आवाम के दिलों में धीमे धीमे सुलग रही थी, वो अचानक से शोला बनकर 1979 में फूट पड़ी। लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, शाह के खिलाफ नारे लगाने लगे। आखिरकार ये बगावत इतनी तेज हो गई कि शाह ऑफ ईरान को 16 जनवरी 1979 यानी कि 16 जनवरी 1979 को हुकूमत छोड़नी पड़ी और मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। रजा शाह पहलवी के मुल्क छोड़ने और सत्ता से बेदखल होने के बाद 1 फरवरी 1979 को ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर अयतुल्लाह खुमैनी ईरान लौटे। तेहरान में उनके इस्तकबाल के लिए 50 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। इस रेवोल्यूशन को इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। 1979 की क्रांति के बाद एक नया ईरान पैदा हो चुका था। अयतुल्लाह खुमैनी ने आते ही ऐसे कई फैसले लिए जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रेफरेंडम के जरिए 1 अप्रैल 1979 में ईरान को एक इस्लामी जमहूरियत घोषित कर दिया गया और फिर ईरान आधिकारिक तौर पर एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इस तहरीक के बाद सबसे पहला काम जो हुआ वो था लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को खत्म करना। शाह की सत्ता पूरी तरह से खत्म कर दी गई। अब ईरान में आया शरिया कानून। अब यहां देश के संप्रभुता यानी परम सत्ता के केंद्र बिंदु में सिर्फ एक आदमी रह गया था और वो था अयतुल्लाह खुमैनी। कल तक जिस ईरान पर अमेरिका का प्रभाव था, सरकार उससे पूछे बिना कोई छोटे मोटे भी फैसले नहीं लेती थी, वही ईरान अब अचानक से अमेरिका के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो गया। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और वो था तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला। तारीख थी 4 नवंबर 1979। ईरानी स्टूडेंट्स ने अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया। ईरान में 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। ये दुनिया के सबसे लंबे हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि इस हमले को अयतुल्लाह खुमैनी की हिमायत हासिल थी। यह सिर्फ हमला नहीं था बल्कि अमेरिका के खिलाफ सीधे तौर पर जंग का ऐलान था। अयतुल्लाह खुमैनी ने अब कोई पर्दा नहीं रखा था। अमेरिका को खुलेआम एक नया नाम दे दिया, शैताने बुजुर्गयानी यानी महाशैतान, द ग्रेट डेविल। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था बल्कि यह एक तरह से अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग था। अब अमेरिका ईरान का दुश्मन नंबर 1 था। यहीं से शुरू हुआ वो टकराव, जो दुश्मनी जो आज तक जारी है। इस लव हेट रिलेशनशिप से लव खत्म हो गया और रह गया सिर्फ हेट और सिर्फ हेट। इस बीच ईरान में आए इंकलाब और तख्ता पलट से इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी अपने खिलाफ बगावत का डर सताने लगा, क्योंकि इराक में भी अयतुल्लाह खुमैनी के बड़ी तादाद में समर्थक थे और सद्दाम हुसैन की हुकूमत से नाखुश थे। 1980 में सद्दाम हुसैन के अंदर के डर और अमेरिका की शह पर इराक को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ईरान और इराक के बीच 8 साल तक खूनी जंग चली। इस जंग में अमेरिका तो सद्दाम हुसैन के साथ था ही, सोवियत यूनियन ने भी सद्दाम हुसैन की मदद की थी। ये जंग एक समझौते के साथ खत्म हुई। जंग में कम से कम 5 लाख ईरानी और इराकी मारे गए थे। कहा जाता है कि इराक ने ईरान में केमिकल वेपन का इस्तेमाल भी किया था और ईरान में इसका असर लंबे वक्त तक दिखा। जंग के बीच ही साल 1984 में ईरान ने फिर से अपने साइंटिस्ट्स को बुलाया और न्यूक्लियर एनर्जी पर काम शुरू किया। 1989 आते आते ये रिसर्च न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने तक पहुंच गई। ईरान को अब एक बात साफ समझ आ चुकी थी कि अगर इस दुनिया में टिके रहना है, मध्य पूर्व के इस खित्ते में अगर अपना दबदबा बनाए रखना है, तो न्यूक्लियर पावर बनना ही होगा, क्योंकि 80 की दहाई में 8 साल तक वो इराक से जंग लड़ चुका था। तब सद्दाम हुसैन को अमेरिका का वरदहस्त हासिल था। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो काम करना शुरू किया था उसे साल 2002 तक छुपाता रहा। इधर अमेरिका का भी इस इलाके में इक्वेशन बदला, इसलिए बहुत से बदलाव देखने को मिले। अमेरिका ने न सिर्फ सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करना बंद किया बल्कि इराक में हमले की तैयारी शुरू कर दी। कहा जाता है कि अमेरिका के इस फैसले का अंजाम ईरान को मिले अहम स्ट्रैटेजिक फायदे से हुआ। हालांकि ईरान अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मशहूर टर्म एक्सेस ऑफ इविल में शामिल हो गया था। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था और फिर सैंक्शंस और डील्स का खेल भी शुरू हुआ। अमेरिका ईरान का खुला दुश्मन था और 1995 से लेकर साल 2010 तक अमेरिका और यूएन ने ईरान पर इतने सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा दिए कि महंगाई 40% से ऊपर पहुंच गई। ईरान तेल ना बेच सकता था, ना ही जरूरी सामान किसी दूसरे मुल्क से आयात कर सकता था।
लेकिन साल 2013 में जब हसन रूहानी फिर से चुने गए तो आलमी बिरादरी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से बात शुरू की। बरसों की दुश्मनी के बीच प्रेसिडेंट ओबामा 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर पहुंचे और इसे एक बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर देखा गया। ऐसा लग रहा था कि अब ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन इस बीच अमेरिका में चुनाव हुए और ओबामा हार गए और ट्रंप सत्ता में आए। 2018 में ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए समझौते को रद्द कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाना शुरू किए, यहां तक कि ट्रंप ने दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा कि ईरान से कारोबार जो करेगा वो अमेरिका से कारोबारी रिश्ते न रखे। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान पर अमेरिका और यूरोप में खुलकर इख्तिलाफात सामने आए। यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप नहीं माने और ईरान पर प्रतिबंध जारी रहा। ईरानी इनकलाब के बाद पिछली 4 दहाइयों में ईरान और अमेरिका के बीच अदावतों के कई नाजुक मोड़ आए हैं। साल 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हवाई हमले में मौत के बाद दोनों मुल्कों की दुश्मनी एक नए मुकाम पर पहुंच गई। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अमेरिकी फौज और पेंटागन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। इस ऐलान के बाद ईरान ने इराक में मौजूद 2 अमेरिकी बेस पर हमला करके इसे कासिम सुलेमानी की मौत का बदला करार दिया। कासिम सुलेमानी का जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा धक्का था। कहा जाता है कि पर्शियन गल्फ में बैठा ईरान का कासिम सुलेमानी इराक, सीरिया और लेबनान जैसे अरब मुल्कों को कंट्रोल करता था। कासिम सुलेमानी ने एक बार कहा था कि आप तेहरान में टैक्सी पर बैठिए और बैरूत में उतरिए, यानी तेहरान से बैरूत जाने के लिए इराक और सीरिया से गुजरना पड़ता है। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इन देशों में हालात तेजी से बदले और फिर साल 2023 में एक बड़ी घटना हुई जिसने बहुत तबाही मचाई। 7 अक्टूबर 1923 को इजराइल पर हमला हमास की तरफ से हुआ। इस हमले का इल्जाम अमेरिका और इजराइल ने ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर लगाया। इजराइल अपने देश पर हुए हमले के इंतकाम की आग में जल रहा था। इजराइल ने एक के बाद एक ऐसे जवाबी हमले किए जिसने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। ना हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह जिंदा रहे और ना ही हमास के इस्माइल हानिया और ना ही यहया सिनवार। इन सभी को इजराइल ने मार गिराया। इजराइल ने हमास के इस्माइल हानिया की हत्या उस वक्त की जब वो ईरान में एक दौरे पर थे। इजराइल नहीं खामोश बैठा बल्कि सीरिया में ईरानी समर्थक बशर अल असद का तख्त भी पलट कर रख दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब ईरान ने लेबनान, सीरिया और गाजा में अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया। यमन में हूथी लड़ाके भी कमजोर पड़ गए और इराक की शिया मिलिशिया भी खामोश बैठ गई। ईरान अब अकेला, कमजोर और अलग थलग पड़ चुका था। इधर ट्रंप ने दोबारा अमेरिका की बागडोर संभाल ली थी। अमेरिका में ईरान से न्यूक्लियर डील पर बातचीत भी बंद पड़ी फाइलें धूल फांक रही थी। दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी। छठे दौर की बातचीत से पहले ट्रंप ने बयान भी दिया था कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मामले पर समझौता अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था कि दोनों फरीक मुद्दे का हल करने के काफी करीब हैं। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा था कि वो खुद इंस्पेक्शन के लिए ईरान जाना चाहेंगे, लेकिन छठे दौर की बातचीत से ठीक पहले इजराइल ने 13 और 14 जून को ईरान पर हमला कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। हमले से पहले दावा किया गया कि ईरान के पास अभी इतना यूरेनियम है कि वो 8 से 9 बम किसी भी वक्त बना सकता है। इसीलिए इजराइल को ईरान से खतरा बहुत बढ़ गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा पहली बार नहीं किया। 1990 के दशक से वो ये कहते आ रहे हैं कि ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर पावर बन सकता है और इसी की आड़ को लेकर इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरानी हमलों ने दुनिया को चौंका दिया। ईरानी मिसाइलें इराक में लगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल तक पहुंच रही थी। ईरानी मिसाइलें इजराइल के एरो 1, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे हाईली एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपने टारगेट को हिट कर रही थी। जंग को एक ही हफ्ता हुआ था कि इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डाल दिया कि वो जंग में शामिल हों। इजराइल का दावा था कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह नहीं कर पाएगा। इसके लिए अमेरिकी बंकर बस्टर बम की जरूरत पड़ेगी और आखिरकार तकरीबन 4 दिनों की हां और ना की उलझी हुई ट्रंप की गुत्थी सुलझ गई। 22 जून की रात ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ। हमले के बाद ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बेस पर जवाबी हमला किया। ईरान के पलटवार के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने इजराइल ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। 12 दिनों से जारी जंग थम तो गई, लेकिन कई जलते हुए सवाल और सुलगते हुए दावे अपने पीछे छोड़ गई।